नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, सीटेट के 2019 के पेपर, जुलाई 2019 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि आप सबके रिक्वेस्ट पे ही हम लोगों ने सीटेट के प्रीवियस ईयर की सीरीज शुरू की थी, जिसमें बहुत सारे पेपर को हमने सॉल्व करा दिया है। मैथ के क्वेश्चंस को आपको अलग से संजीव सर करा रहे हैं, ठीक है। उनकी वीडियोज़ को भी आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और मैं जो है आपको पेडागोजी करा ही रहा हूँ, ठीक है। सभी विषयों को पेडागोजी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं टॉपिक वाइज वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो आप अगर नहीं देख रहे हो जाकर प्लेलिस्ट में प्लीज़ जाकर देखिए, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज़्यादा अटैम्प्ट कीजिए। तो चलिए देर न करते पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सीटेट जो है 2019 का हम लोग जुलाई का पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पेडागोजी सेक्शन सभी चेक देख रहे हैं। तो ये होगा हमारा पेपर। यहाँ तक हम लोगों ने किया था 10 क्वेश्चन तक पेडागोजी सेक्शन का। उसके आगे का हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से अगला प्रश्न हमारा, आज का हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिकताओं को सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो इसका ऑप्शन है वही हमारा प्रतिभाशाली, धारा प्रभाव पढ़ने में कमी, ठीक है, अधिगम, असक्ता। देखिए इधर साइड का क्या है, प्रतिभाशाली, अधिगम, असक्ता, सृजनात्मकता हो गया, अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम, ठीक है, ADHD। ये सारी चीज़ें मैंने जो है इंक्लूसिव एजुकेशन जब मैंने आपको कराया था, ठीक है, समावेशी शिक्षा तो वाला टॉपिक जब, तो उसमें सारे अधिगम क्षमता मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको कराए थे, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग जो भी टॉपिक करते हैं तो उस टॉपिक के संबंधित सारे क्वेश्चंस, सारे तो नहीं मतलब काफ़ी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो, और कुछ अलग से भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इधर का स्तंभ है, यानी कि सेकंड नंबर कॉलम है हमारा, धारा और प्रभाव पढ़ने में कमी, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। थर्ड है आसानी से विचलित होने की आदत है। फोर्थ है सीखता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए मिलान करना है, ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है DCBA, सेकंड है DABC, 4 है DCAB और 4 है ABDC। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा B, यानी कि DABC जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए, अब मैं आपको मिला दिखाता हूँ। ये क्या कह रहा है कि पहला का जो है D होगा, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा A, सेकंड नंबर का A। तो यानी कि अधिगम असक्ता वाले बच्चे जो है धारा प्रभाव पढ़ने में कमी होती है, ठीक है। अगला है सृजनात्मकता जो है वो क्या होता है? थर्ड का B। तो सृजनात्मकता जो होता है वो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, ठीक है। और 4 है अवधान कमी, यानी ADHD क्या होता है? तो ADHD का C हो जाएगा, यानी कि आसानी से विचलित होने की आदत होती है, ठीक है ना। अगला 4 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, बच्चे प्रभावी रूप से तब सीखते हैं जब शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी समस्याओं को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। एक मिनट में पेन चेंज कर लूँ। हाँ, शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। सेकंड है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। थर्ड है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। और 4 है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो क्या है, बच्चे जब कब सीखते हैं, ठीक है, जो प्रभावी अधिगम या प्रभावी उससे सीखना कब हो पाएगा बच्चों का? जब बिल्कुल आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि बच्चों को एक्टिव लर्निंग कराना है। अगर एक्टिव लर्निंग होगा, एक्टिव लर्निंग ही सही अधिगम होता है। तो ऑप्शन देख लेंगे कौन सा आंसर ऑप्शन हो जाएगा। इन चारों में किसमें सबसे ज़्यादा एक्टिवनेस है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन नंबर हमारा D जो है वे सीधे लिखा है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से जो है भाग लेते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जब वे गतिविधि में भाग लेंगे सक्रिय रूप से, ठीक है, अब विभिन्न कार्य में, तभी तो वो अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। फोर है, पूछने से रोकना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 13 का ए, यानी कि पूछने के लिए जो है हमारा प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। बच्चे जो है जितना कक्षा में पूछेंगे उतना ही अच्छे से वो सीख पाएंगे, उनका डाउट्स क्लियर होगा, ठीक है, अधिगम उतनी ही अच्छे से होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो यहाँ नहीं आपको ध्यान रख लेना है, यहाँ नहीं की कर रहा है, ठीक है। किसके द्वारा सार्थक अधिगम नहीं घटित होता है, सॉरी, किसके द्वारा कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? यानी कि सारी प्रक्रिया ऐसी हैं जिसमें सार्थक अधिगम घटित होता है, एक प्रक्रिया को छोड़ के। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, सेकेंड है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, थर्ड है निर्देश एवं संचालन, फोर्थ है अन्वेषण एवं प्रक्रिया। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है ये जो है सार्थक अधिगम वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि रोट लर्निंग को जहाँ पे प्रमोट किया जाए वो ऑप्शन बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ लिखना है जहाँ में ये जो है मुख्य प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों में योग्यता, उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी जो है ऑप्शन सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, सेकंड है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, थर्ड है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, और फोर है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। तो मान लीजिए अगर आप किसी विद्यार्थी के बारे में सकारात्मक विश्वास रखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने शायद कराया हुआ है आपको, ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने पहले के वीडियोज कराए हैं, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन कराया था एक दो लेके, तो आपको उसमें ये क्वेश्चन शायद मैंने कराया था। तो इस हिसाब से तो आपका किसी का भी आंसर जो है वीडियो अगर आपने देखा है तो आंसर तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मान लीजिए कि अगर आप शिक्षक हैं या जैसे मैं शिक्षक हूँ, ठीक है, तो मुझे विश्वास है आपके बारे में सार्थक एकदम सकारात्मक विश्वास है कि आप सब सीख सकते हो, बिल्कुल आप, मुझे पता है, विश्वास क्या है मुझे पता ही है कि आप सब सीख सकते हो, आप सब बेस्ट टीचर हो, ठीक है, आप अपने अपने फील्ड में अपने अपने सब्जेक्ट में बेस्ट हो। बस यहाँ आपको क्या करना है कि शिक्षक बनने का एक सर्टिफिकेट लेना है, ये आपकी योग्यता डिसाइड नहीं करती, ठीक है ना। तो आपकी जो है आप, अगर मैं आपके पे विश्वास करता हूँ तो आपके अंदर क्या होगा, विश्वास जागृत होगा, क्या होगा, और आप सीखने के लिए प्रेरित होंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये, यानी कि सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित करते हैं। जब मैं आपके बारे में अगर सार्थक सोचूंगा और सकारात्मक रूप से सोचूंगा कि आप एकदम बेस्ट हो और ये हो, तो आप भी जो है बिल्कुल सकारात्मक रहोगे, उत्सुक रहोगे कि हाँ सर जो है इतना सोच रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि सीखना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग ऐसा एग्री नहीं करेंगे, बट ठीक है, आंसर है तो है, आंसर तो यही भाई, आपके चाहने न चाहने से क्या होता है, बट आंसर यही होगा, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित करते हैं। आप अपनी कक्षा में किसी बच्चे के बारे में अगर सोचिए कि ये बच्चा जो है एकदम टैलेंटेड है, भले ही वो हो जाए ना, अगर आप उसको पता है कि आप उसके बारे में सकारात्मक सोच रख रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वो सीखने के लिए प्रेरित रहेगा। वही आप बोलेगा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो गधा है एक नंबर का, तुम तो बेवकूफ़ है, तुमसे तो होता ही नहीं कुछ, अगर आप बार बार ये बोलते रहोगे तो क्या होगा कि वो बच्चा धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाएगा और सीख ही नहीं पाएगा, वो सीखने के लिए कभी भी वो चाहेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है खास बहुत सारे शिक्षक ऐसा करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, सभी बच्चों को सकारात्मक सोच रखें। बच्चे जन्मजात क्षमता होती है उसमें सीखने की, बस कमी कहीं ना कहीं हमारे होती है, अंदर होती है, या फिर शिक्षा व्यवस्था में होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियां हैं ऑप्शन प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, सेकंड है ऑप्शन बार बार अभ्यास करने के लिए तुरंत सुधार देनी चाहिए, थर्ड है अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, और फोर है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो बच्चों की गलती के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है, कौन सा सही होगा?
इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका आंसर, आपको क्या लगता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आंसर आपका ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, सॉरी। हाँ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जल्दी गलती से हो गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों को जो है अंतर्दृष्टि देती है। यानी कि जो बच्चों की गलती है, बिल्कुल आपको मैंने ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन एक कराया था कि बच्चे जो भी गलती करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, अरे ये तो सारा होता जा रहा है। हाँ, बच्चे जो भी गलतियाँ करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होता है, ठीक है। और कभी भी बच्चे जो है, आप जो है बच्चे जो है उनकी गलतियों को डांट फटकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बच्चे ने कितना सीखा ये पता चलता है, और कहाँ आपके मेथड में कहाँ कमी रह गई है वो आप सुधार कर पाते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन को, अब मूल्यांकन के बारे में चार स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है क्या सही है। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। सेकंड नंबर ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। थर्ड नंबर ऑप्शन है हमारा केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। और 4 नंबर ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप अपना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, यह बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक जो है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ठीक है। मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन जो है एक शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का भाग है, यानी कि आप जो भी बच्चा सीखेगा उसका जो है आप आकलन करते हो कितना सीखा उसने, कितना अधिगम हुआ, ठीक है, यही चीज़ के लिए होता है। तो ये शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। अगला प्रश्न है हमारा संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। ऑप्शन क्या है अधिगम, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। सेकंड है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। थर्ड है जानकारी के लिए अर्जन की प्रक्रिया। और 4 है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। तो अधिगम क्या है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 4 स्टेटमेंट दिया है अधिगम के बारे में। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर है हमारा, जी हाँ बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा अनुभव के, ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया है वो जो है अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें जो है कंफ्यूजन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो सकता है, ठीक है ना। एक्चुअली में ये ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो सकता है, दोनों सही, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट यानी सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा सर, डी गलत है। नहीं, आप अधिगम कब होता है, जब आपके व्यवहार में परिवर्तन हो, ठीक है। कोई चीज़ अनुभव कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। जैसे सक्रिय अधिगम और निष्क्रिय अधिगम दोनों तरह का होता है। इसमें दे रहा है कि एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम सिर्फ जो है यही नहीं है। अधिगम मान लीजिए आप कोई चीज़ अनुभव करते हैं, ठीक है, जैसे आपको कोई चीज़ कह दिया गया कि मान लीजिए कि एक चॉकलेट दे दिया गया, बोला कि एक पेज अगर आप लिख कर लाओगे तुमको तो है चॉकलेट मिलेगा, था लिख के लाया उसको चॉकलेट दे दिया गया, सक्रिय हुआ, अधिगम में हो गया, ठीक है। चॉकलेट देने के बाद से उसका अधिगम हो जाएगा कि हाँ मुझे जो है करना है, ये अच्छी चीज़ है। अब वहीं पे एक बच्चे को जो है चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है ना, और कक्षा में बोल रहा है, ठीक है, बात कर रहा है, ठीक है, या फिर बैठा हुआ है कक्षा में बाहर निकल के जा रहा है, ठीक है, आप उसको एक थप्पड़ लगा दिए, उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, या फिर आप एक थप्पड़ लगा दिए उसको, बोले एक डंट लगा दिया, बोल रहे कि जो है आपको जो है उठना नहीं बेंच से, तो क्या उसमें एक्टिव वो तो नहीं हुआ, लेकिन निष्क्रिय रहा, लेकिन फिर भी अधिगम हुआ, वो चीज़ सीखेगा कि हाँ ये काम मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो दोनों तरीके से होगा, लेकिन यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही ज़्यादा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। अब देख लेते हैं स्थिति कौन सा है। तो एक विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता या कर पाते हैं। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साही महसूस करते हैं।
तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है, जो कि आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ फैक्ट नॉलेज खड़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में ये कौन सा है? ठीक है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। ये चीज़, ये स्थिति क्या दर्शाता है? तो संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है संज्ञान एवं संवेग जो है संबंधित नहीं है। थर्ड नंबर ऑप्शन है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण जो है अलग नहीं है। और 4 है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए अपना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी संज्ञान और संवेग जो है अलग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों में व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, यानी बुक में जितने भी प्रश्न है सबका व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। सेकेंड है पाठ्य पुस्तक के एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। थर्ड है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं का कंठस्थीकरण करने पर बल देके। और फोर है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आज का हमारा लास्ट प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी बच्चों को समस्या समाधान के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके वो जो है सक्षम सीखने के लिए और समस्या समाधान में सक्षम बना सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि जो है आप उनको बताइएगा कि समस्या समाधान करने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है ना, और बहुत सारे विकल्प देखिए, कोई समस्या आपने सामने रख दी, उसके बारे में सोचने को बोलिए, बहुत सारे विकल्प सोचने को बोलिए, तो बच्चे जब खुद इसके बारे में अनुमान लगाएंगे और सोचेंगे, ठीक है, तो उसको जो है समस्या समाधान करने की प्रक्रिया में बल मिलेगा और अच्छे से समस्या का समाधान करना सीख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, करने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और मैप बेस्ड मैंने क्वेश्चंस कराया था, जितने भी सीटेट के एबीएस में मैप वाले क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैंने आपको कराया हुआ है। तो जाकर अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ होगा। क्योंकि मैप से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं और बहुत से लोग क्वेश्चन गलत करते हैं, तो आपकी गलत ना हो, क्योंकि आपके फैक्ट नॉलेज के साथ हैं। फैक्ट नॉलेज कभी भी आपको चाहता है कि आप सिर्फ सीटेट पास कराना मेरा लक्ष्य है ही नहीं, आप बेस्ट स्कोर करो। और इसीलिए आपने देखा होगा कोई भी यूट्यूब चैनल वाले आपको टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, सिर्फ वीडियो करा कर निकल जाएंगे, या फिर क्वेश्चन भी करा देंगे प्रीवियस ईयर, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज नहीं देंगे। लेकिन फैक्ट नॉलेज ऐसा चैनल है अकेला जो आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस भी चलते रहे, आपने जो क्या सीखा ये सारी चीज़ें हमें भी पता चले और आपको भी पता चल सके, आप खुद सेल्फ असेसमेंट कर पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।